आज हम जनसंख्या संगठन के महत्वपूर्ण अवयव नगरीय ग्रामीण संगठन के ऊपर वार्ता करेंगे। कुल जनसंख्या में नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को ग्रामीण नगरीय संगठन के नाम से जानते हैं। ठीक है। जनसंख्या का ग्रामीण नगरीय में विभाजन निवास के आधार पर होता है। यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से विभिन्नता देखने को मिलती है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व और विकास के स्तर भी अलग अलग होते हैं। यद्यपि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर करने के मापदंड एक दूसरे देश में विभिन्न हैं। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जहाँ पर लोग प्राथमिक क्रियाओं में ज़्यादा संलग्न होते हैं या लगे हुए होते हैं, और नगरीय क्षेत्र वे होते हैं जहाँ पर जो लोग हैं वो गैर कृषियात्मक कार्यों अर्थात द्वितीय और तृतीय क्रियाओं में ज़्यादा लगे हुए होते हैं। आरेख में ग्रामीण नगरीय लिंग अनुपात को अंतर को दर्शाने के लिए कुछ विकसित और अल्पविकसित राष्ट्रों के उदाहरण लिए हैं। चुने हुए देशों के ग्रामीण और नगरीय लिंग संगठन को हमने दर्शाया है। कनाडा और फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर अफ्रीकी और एशियाई देशों क्रमशः जिम्बाब्वे और नेपाल के ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात के बिल्कुल अपोजिट है या विपरीत है। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में स्थिति इसके अपोजिट है। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं के प्रवास के परिणामस्वरूप यूरोप, कनाडा, संयुक्त अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की बहुलता है, अधिकता है। कृषि की इन विकसित देशों में अत्यधिक यंत्रीकृत है या मशीनीकृत है या लगभग पुरुष प्रधान व्यवसाय है। इसके विपरीत एशियाई के नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात में पुरुषों के अनुकूल है। उल्लेखनीय है कि भारत जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता काफ़ी ऊंची है, और नगरों में आवास की कमी, रहन सहन के उच्च लागत, रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षा की कमी महिलाओं के गांव से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास को रोकने अर्थात सबसे बड़ी बाधा है। इस प्रकार ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ हेडिंग की सहायता से इसको आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे गांव में जो जनसंख्या रहती है उसको ग्रामीण कहते हैं, शहरों में जो जनसंख्या रहती है उसको शहरी या नगरीय जनसंख्या कहा जाता है। गांव में जनसंख्या घनत्व कम होता है, शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पॉपुलेशन की वृद्धि दर होती है, प्राकृतिक वृद्धि दर वो ऊंची होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों की जो वृद्धि दर वो अधिक होती है क्योंकि इसमें प्रवास भी सम्मिलित होता है। गांव की जो वृद्धि दर प्राकृतिक वृद्धि दर है वो उच्च होती है, अर्थात प्राकृतिक वृद्धि दर से हमारा अभिप्राय जन्म और मृत्यु दर के बीच में पाए जाने वाले अंतर से है। जबकि शहरों की जो वृद्धि दर है वो ऊंची होती है क्योंकि इसमें प्राकृतिक वृद्धि दर प्लस माइनस जो है प्रवास सम्मिलित होता है। इसके अलावा गांव की लिटरेसी या शिक्षा साक्षरता दर कम होती है, शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर अधिक होती है। गांव के लोगों को जो सोशल डिस्टेंस या सामाजिक जो दूरी है वो कम होती है, शहरी क्षेत्रों में सामाजिक दूरी हमें अधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो हैं वो प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे होते हैं, शहरी क्षेत्रों के लोग जो हैं वो द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में लगे रहते हैं।
साक्षरता साक्षरता किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। साक्षरता हमारे लिए क्यों जरूरी है? साक्षरता के द्वारा मानव की गुणवत्ता और कार्यकुशलता में परिवर्तन आता है और जो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके कारण लोगों के रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता और सरकार की नीतियों का पता चलता है। और किसी भी देश में आर्थिक विकास में साक्षरता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। साक्षरता की में अलग अलग देशों में साक्षरता का स्तर अलग अलग पाया जाता है। साक्षरता में विभिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण। नंबर 1, पहले शिक्षा के क्षेत्र में व्यय। शिक्षा के क्षेत्र में जितना अधिक व्यय करेंगे उतने ही हमारे पास आधारभूत अधिक ढांचा होगा, परिणामस्वरूप शिक्षा का विस्तार होगा। दूसरा, राजनीतिक विचारधारा। अगर किसी देश में तानाशाही सरकार है, भेदभावपूर्ण नीतियां हैं, धर्म प्रभावित शिक्षा है या प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो सभी में जो है वो शिक्षा का विस्तार अलग अलग होगा। क्योंकि प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सरकार लोगों का कल्याण करना होता है। इसलिए इस सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो शिक्षा पे खर्च किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है शिक्षा संस्थानों की उपलब्धता। अगर गांव में शिक्षण संस्थान अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगे तो नेचुरली है लोगों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, और जब दूर नहीं जाना पड़ेगा तो अधिक से अधिक लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप जो है देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, जो देश के विकास में सहायक सिद्ध होगा। और इसके अलावा जो चौथा महत्वपूर्ण है स्टेज ऑफ अर्बनाइजेशन। अगर देश में ज़्यादा से ज़्यादा अर्बनाइजेशन नगरीकरण होगा तो उसके परिणाम स्वरूप जो है वो देश में साक्षरता बढ़ेगी कि आधारभूत ढांचे का विकास होगा, और आधारभूत ढांचा विकसित होगा तो शिक्षण संस्थानों का अपने आप विकास होगा, जिसके कारण जो निजी भागीदारिता अपने आप बढ़ेगी। समाज में स्त्रियों की स्थिति। अगर समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी होगी तो अधिक से अधिक जो बच्चियां हैं वो स्कूल में जाएंगी, शिक्षा ग्रहण करेंगी, और आने वाले कल के जो देश का भविष्य है उसमें वो अपना अधिक से अधिक योगदान देगी। एक जो है वो साक्षर नागरिक देश के विकास में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। शिक्षा का माध्यम। जिन देशों में शिक्षा जो है वो लोकल लैंग्वेज में दी जाती है या मातृभाषा में दी जाती है, जैसे जापान, चीन, वहाँ पर शिक्षा का अधिक विस्तार होता है। इसके अलावा भारत जैसे देश में जहाँ पर शिक्षा केवल हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में दी जाती है, वो अपने आप में कई बच्चों के लिए जो है वो शिक्षा जो माध्यम अपने आप में बड़ी बाधा बन जाता है, जिसके कारण वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। सरकारी नीति। गवर्नमेंट पॉलिसी भी जो है वो शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर जैसे भारत सरकार के द्वारा जो राइट टू एजुकेशन अर्थात 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान की गई है, MDM अर्थात मिड डे मील। इसके अलावा जो है हम सरकार के द्वारा जो है बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फ्री में वर्दी, सर्व शिक्षा अभियान आदि अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिसके कारण लगातार जो भारत में जो है शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। जहाँ तक महाद्वीपों में शिक्षा का सवाल है, वहाँ सबसे पिछड़ा महाद्वीप शिक्षा के क्षेत्र में अफ्रीका आता है। इसका कारण वहाँ पर भुखमरी और आर्थिक तंगी माना जा सकता है। उसके बाद लैटिन अमेरिका, एशिया इत्यादि महाद्वीपों का नाम आता है। इस प्रकार हम जो लिटरेसी या साक्षरता को हम 4 एस्पेक्ट्स में 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, इस साक्षरता में हम 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को लेते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति पढ़ सकता है उसको इसमें लिया जाता है। तीसरा, जो व्यक्ति लिख सकता है वो इसमें लिया जाता है। और चौथा, जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने में योग्य हो वो उसको इसमें लिया जाता है। इस प्रकार इन चारों पार्ट्स को मिला के जो लिटरेसी की परिभाषा बनती है, ये पर्सन हु इज़ एबल टू रीड, राइट and have the ability to do arithmetic calculation with understanding is known as literate. But a person who can only read, cannot write, is not literate as per Indian census. भारत में जो 2011 की जनगणना के अनुसार
जो साक्षरता दर है वो 74.04% है, जिसमें फीमेल की जो साक्षरता दर है वो 65.5% है और मेल की जो अर्थात पुरुषों की साक्षरता दर 82.1% है। जो इस बात को दर्शाता है, दोनों के बीच में पाया जाने वाला गैप इस बात का साक्षी है कि आज भी भारत में स्त्रियों और पुरुषों की साक्षरता में काफ़ी असमानता देखने को मिलती है। धन्यवाद।